हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। कब? जब हमारा संविधान एडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, जो कि प्रीएम्बल में मेंशन भी करा गया है स्टेट को। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब हमारे संविधान को बने हुए लगभग और इनैक्ट हुए 73 ईयर्स हो चुके हैं, और इस दौरान काफ़ी सारे बदलाव हुए, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए। तो अब जो है करेंटली मार्च 2023 में जो अब स्टेटस है वो है 48 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गया है और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं टोटल, और 105 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं 2021 के सितंबर में, जो कि लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। तो यानी कि इस तरह से बदलाव हुए। अब बात आती है कि आखिर ये शेड्यूल्स क्या है और पार्ट्स क्या है। ये बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है हमेशा से। ये बहुत ही छोटा और नॉर्मल सा बात है। देखिए, शेड्यूल्स हमेशा एक तरह का लिस्टिंग होता है, लिस्ट होता है। जब भी संविधान में कोई भी प्रोविज़न करा गया है, उसमें जब भी लिस्ट की बात होगी, लिस्ट की चर्चा होगी और कोई लेंदी उसमें लिस्ट्स होंगे लेंदी आइटम्स होंगे, तो उसको फिर उसमें डायरेक्टली ना दे के शेड्यूल्स में दिया गया है, ताकि वो देखने में और उस चीज़ को ग्रास्प करने में आसानी रहे। इसीलिए टोटल संविधान में अभी तक 12 शेड्यूल्स बनाए गए हैं। इस पहले शेड्यूल्स में चर्चा किया गया है पूरे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का नाम का। फिर सेकेंड शेड्यूल में चर्चा किया गया है एमोल्यूमेंट्स, मतलब जो भी मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति या गवर्नर है, उनका क्या पेमेंट होगा, क्या उनका सैलरी होगा, क्या उनका पेंशन वगैरह होगा, ये सभी चर्चा की है। इसी तरह से फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर 8th शेड्यूल में इंडिया में जितना भी ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल 22 है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। इस तरह से जब भी लिस्टिंग की चर्चा की जाएगी तो वो शेड्यूल्स के रूप में दिया गया है, और अभी तक 12 शेड्यूल्स हमारे संविधान में बनाया गया है। पार्ट्स में वही पार्ट्स क्या है? पार्ट्स है कि संविधान को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आसानी रहे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की जब भी बात होगी तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 में है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। फिर पार्ट 4 जो DPSP जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो उसमें आपको आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और एक जगह वो सेग्रीगेटेड फॉर्म में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स एक साथ हो, इसलिए। तो पार्ट्स का ये मकसद था, शेड्यूल्स का ये मकसद था कि जब भी संविधान में कोई लिस्टिंग की बात की गई है तो शेड्यूल्स के रूप में दे दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब पंचायती राज की बात जो आती है, तो उसमें आर्टिकल 243G में दिया गया है कि पंचायत के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी कितने सब्जेक्ट्स पर और कितने आइटम्स पे पंचायत अपना टैक्स वसूल सकता है या उस पर अपना कानून बना सकता है। तो वो कुछ 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 243G में। तो यही 29 सब्जेक्ट्स जो है ये मेंशन किया गया है शेड्यूल 11 में, ठीक है। फिर इसी तरह से म्यूनसिपलिटीज़ की बात आती है तो शेड्यूल 12 में 243W के अंतर्गत 18 आइटम्स को, 18 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर में जो भी काम आएंगे या जिस पर म्यूनसिपलिटीज़ अपना टैक्स लगा सकता है, तो उसके बारे में ये लिस्टिंग दी गई है 243W में, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसी को शेड्यूल 12 में मेंशन किया गया है। तो ये है शेड्यूल, और पार्ट्स का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, अब तो ये मैंने बता दिया कि शुरुआत में 395 आर्टिकल्स थे, बाद में ये अब 448 हो चुके हैं मार्च 23 तक। स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे, अभी 25 पार्ट्स बच चुके हैं। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स हो चुका है। तो याद करने का इसका तरीका है शेड्यूल्स को। देखिए, पार्ट्स तो 22 पार्ट्स हैं, तो 22 पार्ट्स को याद करना नेमोनिक्स के जरिए तो काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए इसका तो यही उपाय है कि आप अपने सामने कॉन्स्टिट्यूशन का जो आता है 1 पेज का पूरा एक चार्ट, उसको चिपका ले और डेली देखते रहें। तो ये तरीका है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रिक्स है नेमोनिक्स है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो शेड्यूल है उसमें चूँकि शेड्यूल मात्र 12 ही है, इसलिए इसको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक्स है वो ये रहा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब यहाँ पर टी जो है वो सिग्निफाई करता है टेरिटरी का, यानी कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी करेंटली। पहले अलग था,
लेकिन अभी आपको यही याद रखना है 28 स्टेट्स और 18 यूनियन टेरिटरीज, जिसके बारे में दिया गया है लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, जो शेड्यूल सेकेंड है उसमें चर्चा की गई है एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है कि अलाउंसेस या सैलरी जो हमारे प्रेसिडेंट को या गवर्नर को जो भी दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा की गई। फिर इस तरह से शेड्यूल 3 की जब बात होगी तो चर्चा की गई हमें एफर्मेशंस और ओथ्स का। तो ओथ्स किस फॉर्मेट में लेना है किन किन को भी, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या जो भी हो उनके लिए, तो उसकी चर्चा की गई है शेड्यूल 3 में। याद रखिएगा कि यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट की ओथ्स और एफर्मेशन की चर्चा नहीं की गई है। जैसे प्रेसिडेंट की जो ओथ्स की चर्चा की है वो आर्टिकल 60 में सेपरेटली किया गया है, इसलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर इसमें शामिल नहीं है जो शेड्यूल 3 में जो एफर्मेशन और ओथ्स दिया गया है उसमें। ठीक है, चलिए अब जो शेड्यूल 4 है उसमें चर्चा किया गया है राज्यसभा के बारे में, इसलिए आर से आप राज्यसभा याद रख सकते हैं। एलोकेशन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे उसकी चर्चा की गई है शेड्यूल 4 में। जैसे कि यूपी से 31 राज्यसभा मेंबर जाएंगे, इसी तरह बिहार से 16 है, वगैरह वगैरह। फिर जो शेड्यूल 5 में चर्चा की गई है वो की गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज ऑफ शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल्ड एरियाज जिस भी स्टेट्स में है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और उसमें क्या क्या नियम उसका प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा किया गया है शेड्यूल 5 में। फिर शेड्यूल 6 जो है आपका, ये स्पेशली ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 जो स्टेट्स हैं इसके बारे में स्पेशली शेड्यूल 6 में चर्चा किया गया है इनके ट्राइबल एरियाज़ में। इसलिए ओ से मतलब है अदर ट्राइबल एरियाज़। यहाँ पर शेड्यूल एरियाज़ लिखे हैं तो इसको अदर शेड्यूल एरियाज या अदर ट्राइबल एरियाज़ के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, इसलिए ओ से इसका मतलब यही होगा। फिर जब बात आएगी शेड्यूल 7 का, तो इसमें आता है फेडरल स्ट्रक्चर्स। फेडरल स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट की चर्चा की गई है। यूनियन लिस्ट सबसे पहले, जिसमें कि टोटल 97 सब्जेक्ट्स है। उसका सेकेंड जो लिस्ट आता है वो होता है स्टेट लिस्ट, इसमें टोटल 67 सब्जेक्ट्स है। और थर्ड लिस्ट जो है वो है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 47 सब्जेक्ट्स है। यानी कि ये तय किया गया है इसमें कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस चीज़ों पर लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में तय किया गया है कि स्टेट अपना किन किन चीज़ों पर लॉ बना सकती है, कौन कौन चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होगा। उस तरह से कंकरेंट है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों जिस पर अपना लॉ बना सकती है वो है 47 सब्जेक्ट्स वैसे टोटल, तो इसकी चर्चा की गई। अब जो शेड्यूल 8 है वो बहुत पॉपुलर है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें टोटल अभी 22 है। पहले 18 था लेकिन फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया और अभी करेंटली 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। तो इसलिए ओ का मतलब हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर 9th में आता है लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स का एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि ये सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जिस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे 1951 में, और इसमें लैंड रिफॉर्म को रखा गया ताकि इसको जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हों, वो चेंज ना कर सके। सरकार कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा किसी को लैंड नहीं रखना है, ताकि उस समय बहुत ज़मींदार लोग थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, उस गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते थे, या जो गरीब लोग हैं उसमें बांटना नहीं चाहते थे अपनी ज़मीन को। तो उसके लिए फिर ये अमेंडमेंट लाया गया था 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और फिर शेड्यूल 10 में आता है डिफेक्शन, यानी कि एंटी डिफेक्शन। एक्चुअली में एंटी डिफेक्शन है लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक के हिसाब से ठीक नहीं बैठता, इसलिए डी का मतलब डिफेक्शन रखा गया है। ये 1985 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट लाई थी। उसमें एक आपने सुना होगा कि हरियाणा में एक मिनिस्टर थे जो कि एक ही या 2 दिन के अंदर में 3 बार पार्टी बदल लिए थे, आया राम गया राम करके। इसलिए लाया गया था कि मैं अभी तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा ही होगा कि एंटी डिफेक्शन इसलिए लाया गया कि कोई भी आदमी आसानी से अपना दल बदल के दूसरी पार्टी में ना जा सके। ठीक है, तो उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, उसमें बाद में फिर अमेंडमेंट भी किया गया था। तो ये था एंटी डिफेक्शन। फिर है शेड्यूल 11 जिसमें पंचायत की चर्चा की गई है। पंचायत में स्पेशली 243G में 29 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पंचायत अपना कंट्रोल रख सकता है, जिसमें पंचायत अपना पंचायत अपने थ्रू फैसिलिटी लोगों को दे सकता है।
तो वो है 29 सब्जेक्ट इसमें मेंशन किया गया है। पंचायत की चर्चा की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 243 से 243 ओ के बीच में। उसी में जो 243 जी है उसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर पंचायत अपना कंट्रोल और डेवलपमेंटल वर्क कर सकता है उन 29 सब्जेक्ट्स के बारे में। फिर इसी तरह से लास्ट जो हमारा है शेड्यूल 12 जिसमें म्यूनिसिपलिटीज़ में जो है 243 डब्ल्यू के अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स जिस पर म्यूनिसिपलिटीज अपना कंट्रोल रख सकता है, जिसके बारे में वो उसको मैनेज कर सकता है, उसके बारे में दिया गया है लिस्ट। 18 सब्जेक्ट्स का लिस्ट दिया गया है। म्यूनिसिपलिटी की चर्चा जो है वो 243 पी से लेकर 243 जेड जी के अंतर्गत किया गया है। उसी में से एक बीच में आर्टिकल है 243 डब्ल्यू जिसमें लिस्ट 18 सब्जेक्ट्स का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स है म्यूनिसिपलिटीज़ में और पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स है, हमेशा याद रखिएगा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दे देंगे, पूछेंगे ये पंचायत में है कि नहीं है, म्यूनिसिपलिटीज़ में है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आपको फाइनली जो निमोनिक्स बना वो क्या बना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 2-3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के आपको याद आ जाएगा। टी से टेरिटरी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में चर्चा किया गया है। फिर शेड्यूल सेकेंड में जो चर्चा किया गया है एमॉल्यूमेंट्स। एमॉल्यूमेंट्स का मतलब होता है कि उनको पेंशन सैलरी क्या मिलेगा। फिर शेड्यूल थर्ड में चर्चा किया गया है ओथ्स और अफर्मेशंस का, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर शामिल नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए स्पेशली अलग से आर्टिकल में दिया गया है कि उनका ओथ्स और अफर्मेशन क्या होगा। ओथ्स एंड अफर्मेशंस का फॉर्मेट दिया गया है, मतलब कहने का मतलब शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में है कि राज्यसभा में सीट किस स्टेट को कितना मिलेगा। जैसे यूपी में 31 सीट है राज्यसभा का, लोकसभा का 80 है और राज्यसभा का 31 है। जनरली 40% ऑफ लोकसभा होता है राज्यसभा में, हमेशा एक कॉमन फार्मूला याद रखिएगा। इस तरह से बिहार में 40 लोकसभा सीट्स है तो 16 लगभग राज्यसभा सीट है बिहार में। फिर शेड्यूल 5 में चर्चा किया गया शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। फिर 6 में ओ का मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज और अदर ट्राइबल एरियाज। अदर में कौन कौन है, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट को याद रखना होगा, स्पेशली शेड्यूल 6 में चर्चा किया गया है, ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर शेड्यूल 7 में फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट, सेकेंड जो है स्टेट लिस्ट और थर्ड जो है कंकरेंट लिस्ट। इसमें 97 आइटम्स हैं यूनियन लिस्ट में, सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में 67 आइटम्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 आइटम्स। फिर इसी तरह से शेड्यूल 8 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, जो कि 86 अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था, आई थिंक 2003 में जोड़ा गया था। और शेड्यूल 9 जो है वो लैंड रिफॉर्म्स, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1951 में किया गया था वो है। और 10th में है एंटी डिफेक्शन। यहाँ एक्चुअली डीस का मतलब डिफेक्शन है, यानी कि एंटी डिफेक्शन के बारे में कहा गया 1985 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ये था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। फिर आपका शेड्यूल 11 जो है पंचायत के बारे में। पंचायत में 243 जी के अंतर्गत 29 सब्जेक्ट्स का कंट्रोल है, उसके बारे में लिस्ट दिया गया है। और इसी तरह से म्यूनिसिपलिटीज़ में 243 डब्ल्यू के अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स का कंट्रोल होता है म्यूनिसिपलिटीज़ का, उसके बारे में दिया गया है। तो इसका फाइनल ट्रिक जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पार्ट्स का जहाँ तक बात है, पार्ट्स टोटल 25 अब हो चुके हैं, तो इसको याद करने का कोई मेरे हिसाब से ट्रिक करने में ठीक नहीं रहेगा, जो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा उसको एक चार्ट को सामने चिपका लीजिए और बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून।